सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तान के सियासी उफ़ुक़ पर गुज़िश्ता रोज़ से साबिक़ DG ISI रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्म आयद किए जाने की खबर छाई हुई है और ISPR की जारी जो प्रेस रिलीज़ है उसको मुख्तलिफ मायने दिए जा रहे हैं। मुक़्तदर क़ुव्वतों से करीब समझे जाने वाले जो सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, जो कभी बानी PTI से भी खासे करीब थे, उनका ये कहना है कि इन इल्ज़ामात का बोझ अकेले फैज़ हमीद ही नहीं उठाएंगे, बानी PTI भी इस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। अब ऐसा ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी मानना है। गुज़िश्ता रोज़ एक के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब का यह कहना था कि ये हतमी बात नहीं है कि फैज़ हमीद सब कुछ अकेले कर रहे थे। ये केस अपनी असल किरदार तक ज़रूर पहुँचेगा जो कि बानी PTI हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि उनकी इतला के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ फ़र्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है और बानी PTI को नज़र आ रहा है कि फैज़ हमीद उनके खिलाफ कितने शवाहिद दे सकते हैं, इसीलिए वो अभी से इसे ज़ायल करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा आपने ख्वाजा आसिफ साहब को। अच्छा, ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल के हवाले से माहिरीन ये कह रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट में जो सिविल कोर्ट की तरह मुकदमात उनको बरसों दहाइयों तक नहीं ले जाया जा सकता। 1.5 से 2 माह में फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल का जो फैसला है वो हो जाएगा और इस मैकेनिज़्म को समझने वाले जो माहिरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, उनका भी यही कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में आम अदालतों की तरह चार्जशीट नहीं दी जाती, बाकायदा इंक्वायरी के बाद शवाहिद के साथ ही किसी पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। अब इस सारे मामले में PTI ने हैरत अंगेज़ तौर पर फैज़ हमीद से उसी रोज़ फासला कर लिया था जब उन्हें, आपको याद होगा, तहवील में लिया गया था और पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के बाद भी पार्टी का वही पुराने वाला मौक़िफ़ दोहराया कि जी हमारा इस सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं है, फ़ौज जाने और फैज़ जाने। ज़रा सुनिएगा बैरिस्टर साहब जी। तो सुना आपने बैरिस्टर गौहर को, और आज भी बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि जी अब 9 मई की जो धूल बिठा दें और इस पर कमीशन बना लें। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है और हमारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, उन पर गोलियाँ चलाई गई और दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियाँ नहीं चलती हैं। उन्होंने एक दावा भी किया कि जी हमारे जो मुजाहिरीन हैं उनमें किसी के पास कोई असलहा नामी चीज़ नहीं थी, अगर फायरिंग हुई है तो इसकी ज़िम्मेदारी भी आयद होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हमने हुकूमत से जो मुज़ाकरात हैं वो करने के लिए कमेटी इसलिए बनाई है कि जी गलतियाँ जो हैं, कोताहियाँ, उनको ठीक किया जाए, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझें। लेकिन क्या मामला इतना ही सादा है कि यहाँ PTI एक बयान देगी और मान लिया जाएगा? 9 मई PTI के ताक़ुब में था और है, और अगर कोई सोच रहा है कि PTI फैज़ हमीद से उठाए गए फैज़ का इनकार करके बड़ी आसानी से जान छुड़ा लेगी और ISPR का एलामिया उनके लिए नहीं है, तो उसे मेरे ख्याल से ISPR का एलामिया ज़रा दोबारा पढ़ लेना चाहिए, जिसमें वाज़े लिखा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है और इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े जो वाक़यात हैं वो शामिल हैं। शायद इसी बात को समझते हुए शेर अफजल मरवत, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की, तस्लीम की है कि फैज़ हमीद के मामलात से हमारी जान छूटने वाली नहीं है। फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा और ये तूफ़ान किस किस को ले डूबेगा, इसका इंतज़ार शायद ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और ये तय है कि मुल्की सियासत में भूंचाल ज़रूर आएगा और ये भूंचाल तो फिर कुछ फासले पर है। PTI की जो सिविल नाफरमानी का तूफ़ान है वो तो बकौल PTI के बस आया ही आया। अच्छा, बानी PTI की जो हमशीरा अलीमा खान साहिब हैं वो अपने भाई मन PTI से मुलाकात के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बाकायदा अपील कर चुकी हैं कि वो पाकिस्तान भेजी जाने वाली रकूम महदूद कर दें। ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने अलीमा खान साहिबा को। अब इस हवाले से बानी चेयरमैन PTI ने एक बार फिर पार्टी की आदत को शायद एतमाद में नहीं लिया और ये वजह थी कि बैरिस्टर गौहर समेत जो दीगर रहनुमा हैं सिविल नाफरमानी के हवाले से पूछे जाने वाले जितने भी सवालात थे उनके को क्लियर वाज़ेह जवाब दे नहीं सके थे। वो अभी कह लें कि मुशावरत के अमल में ही थे कि बानी चेयरमैन PTI ने फाइनल कॉल की तरह सिविल नाफरमानी का ऐलान भी कर दिया और बानी चेयरमैन PTI के मुताबिक इस सिविल नाफरमानी को हमारे 2 मुतालिबात की मंजूरी ही टाल सकती है। एक 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और दूसरा सैयदियों की रिहाई।
इससे कम पर बात नहीं बनेगी, जिस पर वजीर आजम ने विफाकी काबीना के इजलास में सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे मुल्क दुश्मनी करार दिया है। जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने, जो पीटीआई के नाकिदीन है उनका क्या कहना है कि जी वो तेजी से रेड लाइन अबूर कर जाती है और हुकूमत से इख्तलाफ और एहतजाज का पीटीआई को हक हासिल है, लेकिन इसे रियासत और हुकूमत में फ़र्क सामने रखना होगा। पीटीआई के नाकिदीन इससे पहले भी सवाल उठाते रहे हैं और जब भी मुल्क में किसी दोस्त मुल्क के सरबराह कोई आता है और पीटीआई अपोजिशन में हो तो आपको पता है वो एहतजाज पर होती है ताकि आलमी मीडिया में हेडलाइंस बनवा सके। इन नाकिदीन के मुताबिक मुल्क पर नादहिंदगी की तलवार लटक रही थी और पीटीआई अमेरिका और IMF के दफ्तर के सामने एहतजाजी डेरा जमाई हुई थी। अब कैसे कहा जा सकता है कि इस एहतजाज का जो हदफ है वो हुकूमत और पाकिस्तान नहीं था? सिविल नाफरमानी की कॉल, इसका हदफ भी पाकिस्तान ही है। और दिलचस्प बात यह है कि सिविल नाफरमानी की कॉल से सिर्फ एक दिन पहले ही वजीर आजम ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को बाकायदा मुबारकबाद पेश की थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी अलामिये के मुताबिक वजीर आजम का कहना था कि गुज़श्ता माह नवंबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 2.9 अरब डॉलर की तरसीलात भेजी, जो गुज़श्ता बरस के नवंबर के मुकाबले में 29% ज्यादा है। ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज पर बाकायदा एतमाद का इजहार है। वजीर आजम ने यह भी कहा था कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवा माली साल के पहले 5 महीने में तरसीलात ज़र 33.6% के इजाफे के साथ 14.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई और ये तरसीलात मईशत के लिए अच्छे समरात लाएंगी। लेकिन इस ऐलान के अगले ही रोज सिविल नाफरमानी की कॉल के ऐलान ने हुकूमत के रंग में भंग डाल दिया। शौकत यूसुफजई का बयान ये सामने आता है कि 14 दिसंबर से ये उस पर अमल होगा। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े और हुकूमत का ऐसा कोई इरादा फिलवक्त दिखाई नहीं दे रहा। सियासी उफक पर मौजूद इन खबरों के साथ साथ एक अहम खबर पीटीआई की जानिब से JUI को जो हैंडशेक की पेशकश की है, जिसका अभी तक उसे जवाब खैर नहीं मिला। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर हुकूमत से नाराज़ मौलाना फजल रहमान साहब का गज़ब देखकर असद कैसर समझे थे कि शायद लोहा गर्म है, चोट लगा ली जाए और JUI को साथ मिलाकर हुकूमत की ज़रा नींदें उड़ा दी जाएं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का जोश सिर्फ जलसों में जोश व जज्बा बढ़ाने के लिए होता है। फैसले के वक्त वो होश पर जोश को गालिब नहीं आने देते। इसीलिए पीटीआई को इस बार भी सिर्फ आसरा ही मिला है। पार्टी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला उन्होंने एक न्यूज़ प्रोग्राम में कहा है कि जिस सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती है और पीटीआई से मिलकर तहरीक चलाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। यानी JUI ने साफ इनकार किया और ना ही इकरार किया और पीटीआई को आसरा.com का लिंक दे दिया। अच्छा, आज की अहम खबरों में एक खबर ऐसी भी है जिसका ताल्लुक सियासत से और ना मईशत से। अवामी आरा उस पर मुश्तमिल कह दें कि एक सर्वे में बताया गया कि जी रवां बरस पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा पुरउम्मीद हुए हैं। मीडिया ने रिपोर्ट होने वाले सर्वे के मुताबिक सितंबर 2023 के मुकाबले में आज मुल्क को ज़्यादा मजबूत समझने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि कमज़ोर समझने वाले अफराद की तादाद तेज़ी से कम होकर 9% पर आ गई है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 3 में से एक पाकिस्तानी ये समझता है कि मुल्क की माशी हालत मजबूत या बेहतर है, जबकि हर 5 में से एक पाकिस्तानी अगले 6 माह में बेहतरी की तवक्को रखता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुतवसत और कम आमदनी वाले जो तबकात हैं अमीरों के मुकाबले में ज़्यादा पुरुमीद हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं दुनिया के मजलूम तरीन इलाके गज़ा की, जहाँ इसराइल की जो वहशत है, फ़िरौनियत है, हैवानियत है, वो जारी है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनादोलो के मुताबिक गज़ा में शोहदा की तादाद 44,786 तक पहुँच गई है और ज़ख्मियों की तादाद भी 1,06,000 से तजावुज़ करके ज़्यादा है। आज भी गज़ा के वस्ती इलाके में इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और मशरिक़ वस्ता के इस बड़े बहरान के ख़ात्मे के लिए जंग बंदी की कोशिशें भी जारी हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी भी जारी है। नेतन्याहू ने आज फिर कहा कि वो गज़ा जंग ख़त्म नहीं करेंगे। ऐसा किया तो हमास दोबारा कुव्वत पकड़कर दोबारा हमले शुरू कर देगी और इस खदशे की बुनियाद पर नेतन्याहू मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ले आम जारी रखे हुए हैं। कोई इसे रोकने वाला नहीं है। आलमी अदालत नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देकर वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर चुकी है, जिसे वो पुर्जे करके अक़वाम आलम के मुंह पर फेंक कर अपनी जिद पर डटा हुआ है। रह गए मुस्लिम ममालिक तो उनके पास अहले गज़ा के लिए उजले कफन, खैमे, अद्वियात, गर्म कपड़े और शहादतों के मुंतज़िर बच्चों के लिए खिलौने और दुआएं हैं ना। माना कि मुस्लिम ममालिक के पास दौलत, असला, गोला बारूद और फौजें भी हैं, बस अगर नहीं है
तो एक हिम्मत नहीं है। पता नहीं ये हिम्मत हौसला कहाँ से, और ऐसा ही जुल्म का सिलसिला है ये कब तक चलेगा? ये सवाल हम सबको पूछना होगा कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात कर लेते हैं अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो कुर्बतें हैं और फासले। जेयूआई हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, नाला है। 26वें तरमीम पर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का वादा किया गया, वो भी पूरा नहीं हुआ। और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद चढ़ाई का वाज़ेह इशारा दे चुके हैं। यही काम पीटीआई का भी है और वज़ीर आला केपी के और तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं अली मीन गंडापुर साहब, वो वाज़ेह कह चुके हैं कि हम बार बार आएंगे। ऐसा है तो फिर दोनों जमातें मिलकर तहरीक क्यों नहीं चलाती? सोलो फ्लाइट करके पीटीआई देख चुकी है और उसे भी अभी तक हम देख सकते हैं कि अपने जिनके अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हुए, बल्कि जेल में कैद बानी पीटीआई की जो मुश्किलात हैं वो मजीद बढ़ गई हैं। अब ऐसे में एक और एक 11 के मसदाक दोनों जमातें मिलकर कोशिश क्यों नहीं करती हैं? क्या पीटीआई के साथ चलने की जो पेशकश है उस पर जेयूआई में कहीं गौर हो रहा है? और अगर है, इसका जवाब हाँ में है, तो जेयूआई की जो ज़र्फ़ है उसे हाँ के साथ मिलाने के क्या इम्कानात हो सकते हैं? इस अहम सवाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, फैज़ हमीद साहब पर जो फ़र्द जुर्म के पीटीआई पर असरात, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। और साहब जेयूआई से बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अज़हर सिद्दीक़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पीटीआई से हैं और वकील भी हैं, माहिर कानून भी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया अज़हर साहब ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर के बाद हमें नून लीग से अली गौहर बलोच साहब भी ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का वार्म वेलकम। अच्छा, सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं अज़हर सिद्दीक़ साहब असलम गौरी साहब से शुरू कर लूँ। असलम गौरी साहब, ये मदारिस रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, ये मामला अब इसका जो ऊंट है किस करवट बैठता दिखाई देता है? क्योंकि 3-4 दिन पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भाई भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो ज़्यादा तनकीद आसिफ अली ज़रदारी साहब पे कर रहे थे। ये मामला सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी साहब का तो नहीं है, पूरी हुकूमत पर तनकीद बनती है, या फिर ज़्यादा गिला ज़रदारी साहब से उनको था, क्यों था? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। असल में बात यह है कि हुकूमत पर ही तनकीद बनती है। आपको याद होगा परसों हुकूमत के 3 मिनिस्टरों ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ उलमा के साथ, और उलमा के अंदर ग्रुपिंग पैदा करके उनको हुकूमत की लड़ाने की, ये पुराना होता है लड़ाओ और हुकूमत करो की साजिश जो अंग्रेज से चलती आ रही, उसी को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो तीनों मिनिस्टर वो हैं जो तीनों मिनिस्टरों ने काबीना में इसको वोट दिया और उन्होंने अपने अपने जगह पे सेनेट और कौमी असेंबली में इसको वोट किया। अब उनको इस पर कीड़े कौन से नजर आ रहे हैं? तो मैं समझता हूँ हुकूमत शामिल है बशमूल पीपल्स पार्टी, बल्कि मैं ये कहूँगा हुकूमत पर शामिल तमाम पार्टियां। ठीक है। और मैं एक बात और क्लियर करूँ, बहुत कम दोस्तों को जो पता है कि यह बिल जिस वक्त हमारी 16 माह की हुकूमत थी उस वक्त तैयार हुआ था, और उस वक्त जो हुकूमत में शामिल पार्टियां थी उन तमाम पार्टियों के सरबराहान ने इसको डिस्कस किया था 5 घंटे तवील मीटिंग में। और उस वक्त के पार्टी के सरबराह, जो आज भी अपनी पार्टी के सरबराह है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, जनाब आसिफ अली जरदारी ने उस इजलास में शिरकत की थी। अब फिर ये जो कुछ भी हुआ है इसमें, तो ये बेसिकली मैं इस पर तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत सी बातें हो चुकी हैं। तो ये तो बनाया भी इन्हीं लोगों ने है, सरकारी बिल है, मेरा बिल नहीं है, मेरी तो फरमाइश है, सरकारी बिल है, गवर्नमेंट ने बनाया, वजारत कानून ने इसको बनाया है। और इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वकला है, जो उनकी लीगल टीम है, उन्होंने इसका जायजा पहले लिया है अच्छी तरह से, और इसके बाद इसको वफाकी काबीना ने पास किया, और वफाकी काबीना ने पास कर दिया, तो फिर सेनेट और कौमी असेंबली ने पास किया है। अब वहाँ क्या है, जब प्रेसिडेंट हाउस में, तो वहाँ से इस पे कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए 2-3 ने कि ये कॉमा ठीक करो, ये क्लास ठीक करो, ये अपना सीरियल नंबर ठीक नहीं है, वो करके उन्होंने वापस भेजे, जो दोबारा स्पीकर चैम्बर से वापस चले। जब ये सब कुछ प्रोसेस हो गया तो उसके बाद तो साइन होना था, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी हमें कुछ और इस पे ऑब्जेक्शन फाइल हो रहे हैं। तो हमने वो असूली तौर पर जब पहली दफा आपने एक बिल चेक कर लिया है प्रेसिडेंट ऑफिस ने, तो उसके बाद बार बार उस पर तो नहीं होता है। एक ही दफा आप चेक कर लिया, आप उसी वक्त आपने जो ऑब्जेक्शन थे बता दिए, वो खत्म हो गए। ये पहले कभी हुआ नहीं ऐसा, ये पहली दफा सुन रहे हैं कि हो गया और फिर उसके बाद दोबारा फिर ये ऑब्जेक्शन है। अब जो ऑब्जेक्शन है अभी तक हमें नहीं दिए जा रहे, अभी कौम को नहीं बताया जा रहा। अब उसकी बजाय कौम को ट्रक की बत्ती की तरफ लगाया जा रहा है। कभी कह रहे हैं इनको फलां जगह रजिस्टर्ड होना चाहिए, कभी कह रहे हैं फलां। हम कह रहे हैं ये हमारा इशू ही नहीं है,
हमारा इशू ये है कि आपने 26वीं तरमीम में हमसे जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को क्यों पूरा नहीं कर। हमारा ये इशू नहीं है किसको कहाँ रजिस्टर्ड होना है, किसको कहाँ नहीं रजिस्टर्ड होना। ये मामला इत्तेहाद तंजीमात मदारस और हुकूमत के दरमियान में, ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि 26वीं तरमीम में आपने जो मुझसे कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट को क्यों पूरा नहीं कर रहे। अब उसको दूर करने के लिए इधर उधर की आय बायशाई क्यों कर रहे हैं, क्यों मामला को घुमा रहे हैं, क्यों इसको उलमा के दरमियान नफाक डाल के क्यों कौम को एक नई कहानी सुना रहे हैं कि जी फला जगह रजिस्टर्ड हो फला जगह नहीं। तो ये सब कुछ अगर था, मैं कहता हूँ अगर ये वाकई आप बकौल आपके सूबाई मैटर था तो फिर आप सारे के सारे क्या ऊपर से नीचे तक माजरत के साथ क्या नाहलों का टोला इकट्ठा हुआ है, आप सबने इसको चेक किया, पास किया, वोट दिए, वहां तक पहुंचाया, तो ये कौन लोग थे? क्या वफाकी काबीना पूरी जिम्मेदारी उठाती है इसको हमसे गलती हुई है? क्या वजारत कानून जिम्मेदारी उठाती है कि हमसे गलती हुई है? मेरा इशू ये है, मेरा इस पे एहतजाज है। और हम इसमें आज हमने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के वकील के हैसियत से आज स्पीकर साहब को एक लेटर दिया है कि हमें जो ऑब्जेक्शन प्रेसिडेंट साहब ने अभी आपके पास रेज करके भेजे, हमें वो ऑब्जेक्शन की कॉपी दी जाए। अभी तक तो कौम को ये नहीं पता ऑब्जेक्शन लगाए क्या है, तो वो सामने आए तो फिर हम उसके बाद उस पर बात करें। जी अजहर साहब, ये अगर मौलाना फजल सदारत में कोई ग्रैंड अलायंस बने, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके एतराज़ात कह लें, उनके गिले शिकवे कह लें हुकूमत से, सिटिंग गवर्नमेंट से, तो अगर हम अभी देखें कि आप दोनों बेहतरीन हलीफ दिखाई देते हैं, गो के माजी में बहुत तनकीद की, इमरान खान साहब ने भी खुलकर तनकीद की मौलाना फजल रहमान साहब पर, लेकिन अब आप लोगों के जो इख्तलाफात हैं हुकूमत के साथ हैं, तो क्या ग्रैंड अलायंस अगर बनता है तो पीटीआई शमूलियत इख्तियार करेगी? बहुत शुक्रिया। कि मैंने तो तजवीज़ ये दे दी है, जहां तक मेरी बात है, मैंने तो ये तजवीज़ दे दी है कि ग्रैंड अलायंस की तरफ जाया जाए। शायद जमीयत उलमा इस्लाम को अब चीजें जरा समझ आ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान में एक क्वालिटी तो है कि वो खुल के बात करते हैं, तनकीद करते हैं, बाहर भी और अंदर भी। हमने तो जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो हमने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि इस गवर्नमेंट पे एतबार कोई नहीं है। यानी गवर्नमेंट ने खुद पहले क्या तय किया, पहले ये जो चीजें तय की सीनियोरिटी के हवाले से तय की, आईनी बेंचेस में क्या होगा, लेकिन यकसर जो है ना वो तब्दीलियां की गई और ये धोखा किया है ना। यानी 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए कांटा फेंका और असल में पीछे कहानी कुछ और निकली। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हालात और वाकयात क्या हैं। तो ये जो कहानी है ना, ये वाली इस सारी कहानी ने तो हालात ही बदल दिए हैं। अब मेरी सजेशन तो यही होगी, आप एतबार करें। वैसे अगर देखा जाए आइन के तहत एतराजात, जब एक बिल पास होके चला जाए सदर के पास दस्तखत के लिए, तो 15 दिन वो रोक सकते हैं। 15 दिन बाद एतराजात लगा के वापस असेंबली में आता है और उसके फिर 10 दिन के बाद फिर, यानी टोटल 25 दिन से ज्यादा तो रोक नहीं सकते। ये मैंने आईनी पोजीशन बताई है। तो हो सकता है ये कोई इस तरह के हालात ना हो कि बजाय ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से तवज्जो हटाकर इधर तवज्जो लगाने की जरूरत हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की जरूरत है कानून। और अगर मिसाल के तौर पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि जनाब ये सूबाई असेंबली सबको पास करना चाहिए, तो मैं कानून बता देता हूँ, आइन का आर्टिकल 41(1), 41(1), 42 बता देता हूँ कि आप बाकायदा जो है असेंबली से सादा रेजोल्यूशन मंजूर कराएं और आगे वो कहे कि ये जो कौमी असेंबली ने बिल पास किया है ये हमारा बिल भी है, इजाजत दे रहे हैं हम उसको, कौमी असेंबली को लेजिस्लेट करने की या इजाजत कर ली है, हम उसको मानते हैं, तो वो सूबाई असेंबलियों का भी बिल हो जाएगा। तो इसमें ये जो टेक्निकलिटीज की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान, मैं ये समझता हूँ कि इसमें मौलाना पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम को खुद राब्ता करना चाहिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ भी, और ख्वाहिशात का हम साथ देंगे पूरा। याद रखिएगा हम किसी भी ऐसे मसले में जिससे मुल्क को कौम का भला हो पीछे नहीं हटेंगे। और हमें बड़ी उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान को अब जो धोखे आ गए हैं, इन धोखे से निकल गए, इन्हें आगे जाना चाहिए। मुल्क में जो अभी देखे ना, अभी तक तो कोई बड़ा हमारे हवाले से तो कदम नहीं उठाया। यानी जो अच्छा अजहर साहब एक मिनट, अजहर भाई एक मिनट अजहर भाई एक मिनट मुझे जरा दीजिएगा। आपने दो बातें की, मैंने कहा आपकी बात मुकम्मल हो तो फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ। आपने कहा मैंने तो तजवीज़ ये दे दी है, ये तजवीज़ आपने JUI वालों को दी है, डायरेक्ट आपने बराह रास्त किसी भी प्लेटफॉर्म से ये जो तजवीज़ है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को दी है, अपनी पार्टी को दी है? और यहाँ पे ज़रा मैं लाइटर नोट पे कहना चाहूँगी, मौलाना साहब शायद आपकी तजवीज़ को सीरियस ले रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी वाले नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टी में इतने इख्तलाफात हैं कि अजहर सिद्दीक कोई बात करेंगे तो किसी और को एतराज़ होगा, कोई और बात करेगा तो अजहर सिद्दीक को एतराज़ होगा।
देखिए, मैंने अपनी पार्टी में तजवीज़ ये दी है, मैंने उन्हें कहा है, और मैं मौलाना फजलुर रहमान से भी, मैंने कामरान मुर्जा साहब भी एक प्रोग्राम में तो मैंने ये बात कही है, और मैं समझता हूँ आज भी ये देखें, ये इशू देखें, ये एक नेशनल इशू है और इशू को हमेशा सेटल डाउन होना चाहिए, और इसमें मैं कुछ ले और कुछ दो की पॉलिसी का तो कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीद और तवक्कुल रखता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम अब उठ के सारे जो ज्यादतियां हमारे साथ हुई है, जो धोखा फ्रॉड कौम के साथ की, उसमें इकट्ठे हो। अच्छा जी अली गौहर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अली गौहर साहब, ये दोनों जमातें इस टाइम पे गिले कर रही हैं हुकूमत से, तो फिर आप लोगों की पोजीशन इस टाइम पे वीक नहीं हो जाएगी अगर ग्रैंड लाइंस को बन जाता है, मौलाना साहब लीड करें, पीटीआई उनके साथ साथ हो? वैसे ये भी थोड़ी बड़ी स्ट्रेंज सी सूरत हाल होगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई साथ साथ हों, लेकिन हालात उस तरफ जाते दिखाई देते हैं, कुछ भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल आ रही, काफी गूंज कर आ रही है, इको वॉइस भी आ रही। जी जी एक्चुअली वो सिग्नल थोड़े से वीक थे। अच्छा, मैं ये गुजारिश कि देखिए, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई, सर हुकूमत के सिग्नल तो वीक नहीं है ना, हुकूमत के सिग्नल तो स्ट्रांग ही हैं। अगर दोनों पार्टियां मिल जाती हैं, हुकूमत के सिग्नल कहाँ होंगे? अगर सबके लिए ठीक है। ठीक है। देखिए, बात ये है कि दोनों पार्टी जो हैं, जेयूआई और पीटीआई, इस वक्त ऑपोजिशन में है, और ख़ास तौर पर जब ये 26वीं तरमीम हुई, और मैं तो समझता हूँ कि चाहे उस चीज़ का मौलाना साहब इजहार करें या ना करें, एक पैराए में तो पीटीआई ने उनके साथ धोखा किया है, और अंदर से मौलाना साहब भी ये बात समझते हैं, चूंकि जाहिर है वो ऑपोजिशन में बैठे हैं, तो वो खुल के इस तरह से इनको गिला नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है जो इनकी इंडिविजुअल मीटिंग हो तो वो इनको बताते भी हो कि आप लोगों ने किया क्या है। 26वीं तरमीम में बेशुमार चीजें पीटीआई ने मौलाना साहब के थ्रू मनवाई और हुकूमत ने उनको इंडोर्स किया, और जो एक्चुअल 26वीं तरमीम थी उसमें वो चीजें अमेंडमेंट की गई और उनकी दुरुस्तगी की गई। उसके बाद देखिए, दरमियान में नहीं बोलना चाहिए, बात सुने, हौसला करें, हौसले का जरा फुकदान है ना सही। अच्छा देखिए, दूसरी है कि जब मौलाना साहब ने इनको ये तजवीज दी कि भाई ये चीजें जो फाइनल हो गई हैं, मैंने आपकी तजवीज पर की है, तो फिर ये भाग गए, इन्होंने कहा जी हम तो बानी पीटीआई से पूछेंगे, और बानी पीटीआई का बहाना लेके एज यूजुअल जिस तरह ये करते हैं, क्योंकि इनका तो हमेशा एजेंडा जो होता है वो मुल्क में इंतशार फैलाना होता है, और पुरतशद्दद कार्रवाइयां करना होता है, और धोखा देना होता है। और उससे पहले भी इनकी मौलाना साहब से जितनी मोहब्बत है, वो मौलाना साहब को अच्छी तरह से अंदाजा है, जिस तरह से ये गालम गलूज की सियासत आज, लेकिन सर सियासत में तो सब कुछ होता है ना। देखिए, सियासत में माजी के जो एक दूसरे पर तनकीद करने वाले हरीफ, वो हलीफ बन जाते हैं मुस्तकबिल में जाके, या हलीफ होते हैं वो कल को जाके कहते हैं मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। सियासत में तो कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, तो यही वजह है ना कि जेयूआई और पीटीआई भी एक पेज पर आ सकती है। चले, एक आप इसको पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं, ये होगा नहीं होगा ये कल की बात है। मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट जरूर बता, मौलाना साहब ने 26वीं तरमीम में अपनी राय दे के उसमें तब्दीलियां करवा के उसके हक में वोट दिया। 26वीं तरमीम में वो तनकीद इस तरह कर रहे हैं कि अगर वो वाली मंजूर हो जाती ना, जिसमें मैं तब्दीलियां ना करवाता, तो फिर आइन पर, पार्लियामेंट पर, सब पे सवालिया निशान लग जाता। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, अगर मुझे आने का टाइम जी मैं ये उसमें ऐसा कुछ क्या था ना, ये हुकूमत से पे सवाल पूछा जाएगा ना। जी देखिए, बात ये है कि वो 26वीं तरमीम मौलाना दानिशमंदी के साथ इत्तफाक राय थे, जिसमें कि मौलाना साहब ने भी वोट किया। अच्छा। अब जिस तरह ये समझते हैं ना कि जिस तरह मुल्क के ऊपर ये दावा बोलना चाहते हैं, अब जिस तरह से मुल्क में ये लाशों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं, और जिस तरह से मुल्क को 9 मई के वाकयात को दोबारा दोहराना चाहते हैं, ये इनकी खाम ख्याली है। कभी भी इनकी ये जो पुरतशद्दद सियासत है उसका मौलाना साहब कभी साथ नहीं देंगे। हाँ, इश्यूज पर इत्तेफाक हो सकता है, मैं ये मान सकता हूँ आपकी बात, लेकिन जिस तरह से ये मुल्क को की ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, गोली का जवाब गोली से देने की बात करते हैं, उन चीजों पर मौलाना साहब इनकी उस सियासत से वो इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की सियासत कभी भी नहीं की। जहां तक उनका बिल है, मैं ये भी आपके प्रोग्राम की वसादत से बता रहा हूँ कि आपने एक प्रोग्राम फिर करना, आप देखेंगे कि इस बात पर मौलाना साहब के साथ राब्ता है,
गुफ्तो शनीद हो रही है। ठीक है और इस पर भी मौलाना साहब जो हैं और एक पेज पर आपको अनकरीब नजर आएंगे और इस चीज का रास्ता निकल आएगा। ठीक है जी, चलें उनके साथ अभी बातचीत चलें इस पे हम असलम गौरी साहब से पूछ लेते हैं ना। जी अली भाई, ये असलम गौरी साहब से पूछ लेते हैं। जाहिर है कि ये चीजें अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन जब आप देखेंगे कि ये फाइनल होंगी तो या तो ये बिल पास हो जाएगा जिस तरह मौलाना साहब कहते हैं, या मौलाना साहब फिर हमारी राय से इत्तेफाक करेंगे। इस इशू पर इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से जो राब्ता है आप देखेंगे आजी सियासत की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जी असलम गौरी साहब, आइए अली साहब जो बात कर रहे हैं, अली भाई आप उनकी बातों से एग्री करते हैं? मैं एक बात आपको बताऊं कि तीन दिन पहले कामरान मुर्तजा साहब को उन्होंने एक नया मसवदा दिया था, जिसको परसों हमने मौलाना साहब की सरबराही में कोर कमेटी का इजलास हुआ था, मैं भी उसमें शरीक था। ठीक है। और उसमें हमने मसवदे को मुस्तरद कर दिया और आज हमने स्पीकर साहब को आज हमने लेटर दिया है कि हमें वो ऑब्जेक्शन हमें दें, कौम को बताएं कि जो प्रेसिडेंट साहब ने रेज किए हैं वो ऑब्जेक्शन। तो कब तक तो पता नहीं है कि ऑब्जेक्शन क्या है, ये कही जा रहा है कि जी वो ऑब्जेक्शन लग गया। तो आज हमने उसको किया है। बाकी रह गया आपने बात जो की पीटीआई के साथ हमारे राब्ते हैं और इशू टू इशू राब्ते हैं। ये नहीं है कि राब्ते टूटे हुए या हम राब्ते में नहीं है, हम आपस में राब्ते में भी है। कल असद कैसर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमले सुने होंगे, तो हमारे उनसे इशू टू इशू राब्ते हैं, बल्कि इशू टू इशू राब्तों के लिए कमेटियां मौजूद है हमारे दरमियान में। और उसके बाद उसकी सब कमेटी भी हमारी पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद हैं। तो हमारे उनसे राब्ते हैं। हम देख रहे हैं हुकूमत कितनी जल्दी हमें मजीद करीब करती है। हम राब्ते में हैं, बिल्कुल राब्ते में हैं। और ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि अपोजिशन को मजीद कितना मुतहद कर सकती है और कितनी जल्दी आपके अपने खिलाफ तहरीक चलवा सकती है। क्योंकि ये जो ब्लेंडर मिस्टेक की है कि एक बात तय करने के बाद, एक बात होने के बाद आपने खुद कबूल की, आपने उसको पास किया, आपने उसको बनाया, अब आपको उस पर एतराज़ात आ रहे हैं और कौम को एतराज़ बताने भी नहीं चाहते हैं। और उसकी बजाय हमारी सफ़ों में इत्तेशाद पैदा करने के लिए चंद हजरात को, जो मैं बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कोई तौहीन अल्फाज नहीं करना चाहता, जो कोई महकमा औकाफ के लोग हैं, कोई वज़ारत मज़हब अमूर के लोग हैं, उन लोगों को इर्द गिर्द बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अगर ये समझते हैं कि ये मामला हल हो जाएगा, ऐसे मामला हल नहीं होगा। आपको मामला उसी तरह हल करना पड़ेगा जिस तरह आपने हमसे कमिटमेंट की थी। अगर ये उस तरह मामला हल नहीं होगा तो फिर आइन में दिए गए तमाम रास्ते हम अख्तियार करेंगे। इसमें मिलियन मार्चेस भी हो सकते हैं, इसमें धरने भी हो सकते हैं, इसमें एहतजाज के जो तरीके उसमें हैं वो होंगे। इसलिए कि ये हमें पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की बुनियाद का मसला है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुल्क बना था। यहाँ मस्जिदों की एनओसी पे पाबंदी लगी हुई है, यहाँ मदारस की एनओसी पे पाबंदी लगी हुई है, यहाँ मदारस और मसाजिद के नए बैंक अकाउंट पे पाबंदी। हमें लॉलीपॉप दे के 2019 में एक मुआहदा किया, उस मुआहदे पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, हमने उस पर अमल दरामद किया। हमारे स्कूल में आज तक तालीम पढ़ाई जा रही है, हमारे स्कूलों में मुतालिया हमारे मदारस में मैट्रिक तक तालीम हमने कंपल्सरी कर दी है। हमारे मदारस में इंग्लिश और मुतालिया पाकिस्तान कंपल्सरी हो चुका है आखिरी क्लास तक। और हमने कमिटमेंट अपनी पूरी की है जो हमारे साथ की गई थी, लेकिन 2019 के मुआहदे को फाइल में रख दिया गया करने के बाद ना उसकी कोई कानूनी पोजीशन रही, ना उसकी कानून साजी हुई, ना कोई आइन साजी हुई। और उस वक्त जो हमसे वादे किए गए थे उस मुआहदे में जो कुछ लिखा उसकी एक शिक पे भी अमल नहीं हुआ। लेकिन आज वो मुआहदा पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया जी, वो फलां दौर में मुआहदा हुआ था। हम मुआहदे के इनकार नहीं है, लेकिन वो तो मुआहदा खत्म हो गया। जब 16 बाकी हुकूमत में एक नई चीज हमने तैयार की तो मुआहदा उसी वक्त खत्म हो गया था। उस वक्त हुकूमत ने तैयार की थी, वो भी कोई मैंने तैयार नहीं की थी। 16 बाकी हुकूमत में नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की क़यादत में और ये सारी इत्तेहादी पार्टियों ने बैठ के ये बिल बनाया था, जिस बिल पे आज इंतशार पैदा हुआ। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदी तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा अली गौर साहब, मैं वैसे आपसे इसका जवाब लेना चाहूँगी कि अगर वाकई ये सड़कों पर आ जाते हैं तो फिर हुकूमत को कितना टफ टाइम दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ज़रा अज़हर सदीक साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। अज़हर सदीक साहब, आपकी पार्टी भी अब मुज़ाकरात चाहती है। उमर अयूब साहब ने कहा है कि इंसानों से, फरिश्तों से, सबसे मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं। अब PTI मुज़ाकरात करना चाहती है लेकिन आपसे को मुज़ाकरात नहीं कर रहा। इससे आप लोगों की पोजीशन ज़रा वीक सी नज़र आ रही है।
देखिए, एक तो पहली सो बात है कि हम थोड़ा कोई खल्फशारी जमात या फराडिया जमात हैं जिन्होंने माल्टाउन का सानिया किया, खल्फशार पैदा किया और आज तक भागते फिर रहे हैं, स्टे के पीछे छुपते फिर रहे हैं। हम लोग तो बड़े पुरअमन जमात हैं, अभी तक कोई केस एक साबित नहीं हो सका और ये हम पार्लियामेंट के अंदर भी बैठ के कहते रहे हैं और जिन केसों में सजाएं दी थी वो बरियत हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड का 342 का स्टेटमेंट के अंदर, जैसे जुल्फकार अली भट्टो के स्टेटमेंट के अंदर साजिश थी, इसी तरह उसके अंदर साजिश मौजूद है। हमने तो ओपन रख दिया है, हमने तो पार्लियामेंट के अंदर भी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि अब ये बात रहे ना और ये कोई गिला ना कर सके। और अच्छा, डर और खौफ पता नहीं किस बात का है, डरना और खौफ किस बात का होना चाहिए? भाई एक इंक्वायरी हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी होनी है, उन्हें दे, क्या अर्ज है? 9 मई की हो, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन ये भागते फिरते हैं, डरते फिरते हैं। वो बारीक से तिनके के ऊपर खड़ी है। वो जब इंक्वायरी होगी पता लग गया, करवाने वालों में नून लीग, ये खल्फशारी जो मुस्लिम लीग नून है, ये लोग शामिल थे, यानी जिनका ताल्लुक फ्रॉड से ताल्लुक है, ये वो लोग सारे वहां पर बैठे थे। फिर यही नहीं है, फिर आगे आ जाए 26 नवंबर के अंदर भी इन्हीं ने काम किया, या बताया नहीं किया इन्होंने। अजहर भाई ये बताएं, ये फैज हमीद साहब का जो मामला है, कोर्ट मार्शल का मामला, जो ये मुझे बताएं कि फर्द जुर्म उन पर करार कर दी गई है, ये जो मामला है इस पर आपकी जमात का मौक़िफ़ यही है कि अब फैज़ जाने और फौज जाने, आपकी पार्टी इसमें कहीं जी सवाल शायद आप समझ गए? अच्छा देखिए, उन्होंने डॉक्टर साहब देखे पंजाबी कहने ने जिन्हें खादियां गाजरा और ढिड च पीड़, ये जनरल फैज हमीद और आप जो है ना जी बाजवा साहब वही हैं जिन्होंने अप्रैल 2019 में अगर हमें लेकर आए थे ना। यही तो फर्क है कि अगर इमरान खान को लेके आते तो ये हाल ना होता। आपके सामने है, अगर यानी कहा जाता है कि जनाब वो जनाब फार्म अपना आरटीएस वगैरह के हवाले से बड़ी बातें हम सुनते रहे। अच्छा, आरटीएस लेके आए थे कि 8 महीने बाद ही जुदाइयां हो गई। अब नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता था, जो आ नहीं सकता था मुल्क के अंदर, इश्तिहारी 4 साल इश्तिहारी रहा है वो। अच्छा। आपके सामने भागा इमरान खान नहीं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हम ठीक है एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहते रहना अपनी जगह पर बात है। आप लोग फैज हमीद साहब को जानते ही नहीं है। नहीं ना, हाँ, हमने उनसे कोई फैज नहीं लिया। फैज क्या लिया? फैज तो इस गवर्नमेंट ने लिया उनसे। अच्छा। ये जाने और अली गौहर भाई, आप लोगों ने फैज हमीद साहब से फैज लिया है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़। अली गौहर भाई मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मेरे असलम गौरी साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे कुछ पूछने की जरूरत है, आप कुछ ऐड करना चाहें और यही आपका लास्ट कॉमेंट होगा, उसके बाद अली भाई आपका लास्ट कॉमेंट लूंगी। जी देखिए, मैं समझता हूं कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी हुकूमत है, मामला जमहूरियत की तरफ ले जाना चाहिए। किसी पार्टी को क्रश करके अगर पार्टी को खत्म किया जा सकता तो अजहर भाई को भी पता है, अली गौहर साहब को भी शायद इल्म में होगा कि 10 साल पूरे जनरल ज़िया-उल हक ने पीपल्स पार्टी को क्रश किया। क्या पीपल्स पार्टी आज खत्म हो, या क्या आपने नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगाई, क्या वो नेशनल पार्टी खत्म होगी? नहीं। ये काम जो है ये इससे उन पार्टियों को मजीद उभारते हैं। पाकिस्तान में तो मैं ये कहूँगा कि वो हम जो है खाद दे रहे हैं उनकी सियासत को, उनको आगे वजीर आगे करें। आप जितना क्रश करेंगे आप इसको जमहूरी बल्कि सियासी शहीद जब कोई बन जाता है तो उसको फायदा हो जाता है इस बात। अली भाई आप मुझे बताएं कि मुज़ाकरात चाह रहे हैं पीटीआई वाले भी आप लोगों के साथ और जेयूआई वाले भी, जारी बात है हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि उनका मामला अगर सॉल्व हो जाता है तो वो क्यों सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा हमने तहरीक नहीं चलानी, अगर हमारा मामला हल हो जाए तो आप भी जारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते इस स्टेज पे आके कि आप लोग पीटीआई को भी हैंडल कर रहे हैं और अभी सिर्फ जेयूआई को भी हैंडल करना पड़े जेयूआई को, तो फिर आप लोग मुज़ाकरात करेंगे? नहीं, बिल्कुल जाहिर है एज अ हुकूमत और एक सियासी पार्टी के हम बिल्कुल बातचीत पर यकीन रखते हैं। और चाहे पीटीआई वाले तो खुद कहते हैं कि जब भी इनका वो लीडर बात करता है वो कहता है कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, क्योंकि डे 1 से उसकी परवरिश जो है वो जिन लोगों के हाथों में हुई है और जिस तरह से वो मतलब है कि इक़्तिदार में भी आया है, तो जिन बैसाखियों के सारे आया वो किसी को वो किसी छुपी ढकी हुई नहीं है। लेकिन मैं आखिर में एक गुजारिश जरूर करूंगा। अभी अदर सिद्दीक साहब ने एक पंजाबी की कहावत बोली थी कि जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ उन्होंने पीड़, तो गाजरे तो इन्होंने खाई है, पीड़ भी इनको है। ये माने या ना माने ये अलग बात है। अब गाजरों की पीड़ हो रही है तो ये कहते हैं कि हमने गाजरे खाई नहीं है। आपने गाजरे खाई है भाई, फैज हमीद से फैज आप ही होते रहे, आप ही उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, आप भी नए आर्मी चीफ करते थे।
कि वो बने ना, ये पीड़ तो चलिए आपको वक्त होती खत्म रहेगी गांठों ठीक से। है। असलम गौरी साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड जी, जी वक्त खत्म हो गया जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हुकूमत के साथ हमारे मामला ठीक हो जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी हुकूमत के खिलाफ तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे या कोई ऐसी बात नहीं होगी। हम अपोजिशन में रहेंगे और देखेंगे। मैंने हमारा किरदार अपोजिशन का है। 26वीं तरमीम में भी हम अपोजिशन में रहे और हमने पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा किया। ठीक तो है उस पे कुछ चीजों के ठीक है, यानी आप हुकूमत पे तनकीद करते रहेंगे, ठीक है, एक अच्छी ऑपोजिशन की तरह अपना किरदार अदा करते रहेंगे। क्या जी, बहुत शुक्रिया जी तमाम मेहमानों का। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।